हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहुंचते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डैश के अनुसार मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेता है जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। भाषा यंत्र, जिसे इंग्लिश में LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को सीखने की योग्यता एबिलिटी जन्मजात होती है। किसने कहा है? वाइगोट्स्की ने, ब्लूम ने, चॉम्स्की ने, स्किनर ने। LAD का थ्योरी, LAD का कॉन्सेप्ट, भाषा यंत्र का कॉन्सेप्ट नोम चॉम्स्की ने दिया है। इनका मानना यह है कि बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को सीखने की एबिलिटी बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। यानी बच्चा कोई भी भाषा को इजीली सीख सकता है, बस उसे इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। यानी कि अगर एक बच्चे को अमेरिका में रहेगा तो बच्चा आसानी के साथ इंग्लिश सीख लेगा, क्योंकि भाषा को सीखने का जो एबिलिटी है उसके अंदर जन्मजात ही होती है, नोम चॉम्स्की के अनुसार। ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष में पूछा ही जाता है, चाहे वो पेपर 1 में पूछे या पेपर 2 में पूछे। और इससे सिंपल क्वेश्चन और कुछ हो ही नहीं सकता। इसी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज से भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वेश्चन में होगा कि किनके अनुसार बच्चों के अंदर किसी भी भाषा को सीखने की एबिलिटी, योग्यता जन्मजात होती है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाइगोट्स्की की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वाइगोट्स्की का नाम आया तो SCL याद रखना है, सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। ओके, इन 3 चीज़ों पर, 3 डायमेंशन पर इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है। सामाजिक अंतःक्रिया, जी हाँ, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जाती है वाइगोट्स्की की थ्योरी में। अभी मैंने सोसाइटी सोशल बताया। सहायता करना यानी कि मदद करना, यस, एस्केप फोल्डिंग इन्होंने अपनी थ्योरी में एक वर्ड यूज़ किया है, उसका मतलब होता है सहायता करना, बच्चों को सीखने में, लर्निंग में, अधिगम में सहायता करना। समीप अस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में एस्केप फोल्डिंग कहा गया है ना। एस्केप फोल्डिंग होता है अगर बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तब वहाँ उसको सपोर्ट करना, है ना। इस बात पर भी इन्होंने डिस्कस किया। भाषा अर्जन का यंत्र, है ना, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है भाषा अर्जन का यंत्र। इस पर नोम चॉम्स्की ने बात की है, न कि वाइगोट्स्की ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़े फिर हम ऑप्शन पढ़ने लगते हैं, तो कभी कभी आप गलत टिक करके भी आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शब्दों के अर्थ सीखने के बजाय संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ सीखना, संदर्भ में सीखना यानी कि कॉन्टेक्स्ट में सीखना। इससे क्या होगा? अक्सर बच्चों को भ्रमित करेगा, कंफ्यूज करेगा। अरे, इससे कंफ्यूज नहीं होगा बच्चे, क्लियरेंस आएगा इसमें। जब वो किसी शब्द को संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में समझेगा तो वो लॉन्ग टाइम मेमोरी होगा। ओके,
शब्दों की बेहतर समझ में सहायता कर रहा है। जी हाँ, बच्चे जब किसी शब्द को संदर्भ में समझेंगे तो वो बेहतर समझ पाएगा, है ना। तो ये बात सही है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल नहीं करता है। समय की बर्बादी करता है? इससे समय की बर्बादी नहीं होता है, बल्कि समय का सही यूज़ होता है ना। शब्दों को किसी कॉन्टेक्स्ट में समझना बेहतर विधि है शब्द के मीनिंग को समझने के लिए। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि बच्चा शब्द को किसी संदर्भ में सीख रहा है और इससे उसे शब्द की मीनिंग को, अर्थ को समझने में सहायता भी मिलती है। नेक्स्ट है, पंक्तियों के बीच बीच से अर्थ सीखने का संकेत देता है। यानी कि कोई पैराग्राफ या कोई बुक या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, पूरी स्टोरी, पूरा पैराग्राफ, पूरा लेसन नहीं पढ़ के, बल्कि बीच बीच से आप कहीं हाईलाइटेड लाइन पढ़ के आप मीनिंग को समझ रहे हैं। यानी कि ये समझिए कि आप रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। एक बार पढ़ चुके हैं, दूसरी बार आप हाईलाइटेड लाइंस को पढ़कर आप समझ जा रहे हैं। तो इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? विस्तृत पठन। विस्तृत पठन यानी कि पूरा पढ़ना? बिल्कुल नहीं। सस्वर पठन यानी कि बहुत गहन अध्ययन करना, है ना, मीनिंगफुल अध्ययन करना। तेज गति से पढ़ना? जी हाँ, इस तरह के पठन को तेज गति से पठन करने को कहा जाता है। यानी कि आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं से पढ़ रहे हैं, तेज़ी से पढ़ रहे हैं। निर्देशित पठन, इंस्ट्रक्शनल रीडिंग अब इसमें नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका भाषाई विकास के आरंभिक वर्षों में प्रतिदिन अपनी कक्षा सर्किल टाइम से शुरू करती है, जहां वो प्रत्येक बच्चे को विशेष विषय पर बोलने का अवसर दे रही है। किसका? बोलने का अवसर दे रही है। यह महत्वपूर्ण रणनीति है। किस चीज़ के लिए रणनीति है भाई? इससे क्या फ़ायदा होगा? पठन कौशल को विकसित करने के लिए बोलने का अवसर दे रही है, पढ़ने का नहीं। तो इसमें पठन की बात नहीं कही जा रही। अक्षरों की पहचान के लिए, है ना, इससे अक्षर बच्चा नहीं पहचानता है, बल्कि वो बोल रहा होता है, जो उसको समझ में आता है वो बोल रहा होता है। ठीक है, प्रारंभिक साक्षरता के लिए, है ना, एलिमेंट्री, है ना, एजुकेशन के लिए। सही बात है ना। इससे बच्चा जो वो समझ रहा है, जो भी उसके जहन में आ रहा है वो बोल रहा है। ठीक, तो ये बात सही लग रही है। बोध पठन के लिए, है ना, इससे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करके बच्चा नहीं बोल रहा होता इस स्टेज में, बल्कि जो भी ख्याल, जो भी विचार उसका जहन में हो रहा है वो पढ़ रहा होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की रूपरेखा बनाना डैश प्रभावशाली रणनीति है। किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए प्रभावशाली रणनीति है? वर्णों की रूपरेखा, है ना, लेटर्स की रूपरेखा। शिक्षार्थियों में शब्द संपदा के संवर्धन के लिए, यानी कि स्टोरेज ऑफ वर्ड्स बढ़ाएगा। बात सही लग रही है ना। कई वर्ण को जोड़कर वो नए नए शब्द को समझेगा। व्याकरण के नियमों को सीखने के लिए, इस स्टेज में व्याकरण के नियम को नहीं सीख रहा होता बच्चा। पठन सामग्री में व्याकरण को एकीकृत करने के लिए अगेन व्याकरण की बात कही गई। प्रक्रिया लेखन के लिए, न ही इसमें कोई लिखने का कार्य होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा कि वर्णों को जोड़कर वो नए नए वर्ड को समझ रहा है, उसके स्टोरेज ऑफ वर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा अधिगम डैश सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये स्पष्ट है कि बच्चा प्रयत्न तथा त्रुटि से सीखता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है। ट्रायल एंड एरर किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एरर यानी कि बच्चे त्रुटि करके और प्रयास करके, कोशिश करके, है ना, सीखते।
संज्ञानवादी थॉर्नडाइक कौन थे? संज्ञानवादी थे? नहीं, व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये, यानी किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ये रिलेटेड है? तो ये व्यवहारवादी है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिलिंग, यानी कि दोहराना, किसी चीज़ को दोहराना, बार बार रिपीट करना की एक प्रमुख विधि है। किस बात की प्रमुख विधि है? समग्र भाषा उपागम, यानी कि भाषा को होल रूप से ओवरऑल समझने का अप्रोच है। संप्रेषणात्मक, कम्युनिकेशनल, दोनों वे से कम रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, समझ रहा है बच्चा? नहीं। व्याकरण अनुवाद विधि, यस। जब भी दोहराने वाली बात आए ना, बार बार एक्सरसाइज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, डेफिनेशन को समझ रहा है, फिर वो एग्जाम्पल्स को सेंटेंस में यूज़ कर रहा है, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके समझना है, तो वो व्याकरण में होता है ना, बार बार दोहराने का काम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, खेल विधि, जैसे कुछ नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा पठन तथा लेखन में की गई त्रुटियाँ यानी कि एरर्स कहलाती हैं किस चीज़, क्या कहेंगे? त्रुटि शब्द अधिगम के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉजिटिव वर्ड समझा जाता है ना। बच्चे गलती करेंगे, गलती करके सीखते हैं, सही बात है, बच्चे गलती करते हैं, गलती करना बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, त्रुटि को आपको एक पॉजिटिव वर्ड समझ के चलना होगा, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। भाषा अधिगम के लिए सीढ़ी है, भाषा को सीखने के लिए सीढ़ी है, यानी कि एक सपोर्ट है, मदद करता है, सही बात है। विकास, भाषा विकास में बाधाएं, इससे बच्चे भाषा नहीं सीख पाएगा, ये गलत बात है, बल्कि त्रुटि से बच्चा सही सीख पाता है। एक बार गलती करता है, फिर वो सही बोलने का, सही सीखने का प्रयास करता है। भाषा में प्रवाह प्राप्त करने में रुकावट है ना। मैंने शुरू में कहा कि ये त्रुटि शब्द नेगेटिव शब्द नहीं है, पॉजिटिव है। ये बच्चों की लर्निंग या अधिगम में रुकावट, रिस्ट्रिक्शन नहीं बनता, बल्कि हेल्प करता है। भाषा सीखने में व्यक्ति का योग्यता, ये बच्चे की डिसेबिलिटी को दर्शाता है, ये भी गलत बात है। इससे बच्चे सीख पाते हैं, बच्चों के लिए सीढ़ी का काम करता है ना, सपोर्ट का काम करता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिगम की रचनावादी उपागम में शामिल नहीं है। रचनावादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या शामिल नहीं होगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जानते हैं, जहाँ पे बच्चा अपना नॉलेज खुद क्रिएट करता है, जिसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, है ना। एक प्रभावकारी औजार के रूप में आदत का निर्माण, जिज्ञासा आधारित अधिगम, व्याकरण के नियमों का अभ्यास। क्या होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में? क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होता है ना, उत्साह होता है, वो बच्चे खुद नॉलेज क्रिएट करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, है ना। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर होगा कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर अराउजल होता है ना, उत्तेजना होता है, जिज्ञासा होता है, क्यूरियसिटी होती है, क्यूरियसिटी बेस्ड लर्निंग होती है रचनावादी उपागम में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको
हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।